सो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आप सभी का एक और मज़ेदार वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं, कल आपका पेपर होने वाला 25 अगस्त 2023 को सुबह 9 बजे HD01 प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य का उसका खंड 3 के बारे में बात करने वाले हैं, जो 7 अध्याय से लेकर 11 अध्याय यानी टोटल हम 4 अध्यायों और 1+5 अध्यायों का वर्णन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए जानते हैं भक्तिलाल काव्य सेकेंड। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका 7वां अध्याय है तुलसीदास का काव्य, उसके बारे में संपूर्ण डिटेल से जानते हैं। उससे पहले आपको बता दूं, खंड 1 और खंड 2 ऑलरेडी हमारे इसी चैनल पर आ रखे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद उसकी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, फटाफट जाके उसको देख लेना। चलो बात करते हैं, ये खंड 3 तीसरा भाग है, भक्तिकालीन काव्य तुलसीदास काव्य। ठीक है, तुलसीदास का काव्य जो 7वां अध्याय है। जन्म तुलसीदास का कब हुआ? 1532 ईस्वी के अंदर। कहाँ हुआ? चित्रकूट किले के या बांदा किले के राजापुर गांव में, यूपी के अंदर हुआ था। उन्होंने अधिकांश समय वाराणसी में बिताया। उनकी जो प्रमुख रचनाएं वो कौन कौन सी है? रामचरितमानस है, गीतावली है, दोआवली है, रामचरितमानस आदि उनकी मुख्य रचनाएं। तुलसीदास जी ने अवधी एवं ब्रज दोनों भाषाओं में काव्य की रचनाएं की हैं। मुख्य उनकी भाषा है वो है ब्रज, और अवधी भाषा के अंदर उन्होंने रामचरितमानस की व्याख्या की है। चलो बात करते हैं, उन्होंने अपने काव्य में दोहा, छपाई, सोरठा, हरिगीतिका एवं कवितक अनेक छंदों का प्रयोग किया है। इनकी भक्ति दासी भाव की है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इनके मेन पॉइंट पर। इनकी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी थी दोस्तों? जो इनके तुलसीदास जी के गुरु थे वो थे गुरु नरहरिदास। और दूसरी सबसे बड़ी विशेषता थी विषम की व्यापकता। कौन सी? विषय की व्यापकता। और दूसरी इनकी थी श्री राम का स्वरूप। दूसरी विशेषता इनकी थी राम का स्वरूप। और तीसरी विशेषता इनकी थी समवर की भावना, किसी समवर की भावना। और चौथी जो इनकी विशेषता थी वो थी दार्शनिक भावना। जो तुलसीदास जी की काव्यगत विशेषता है वो है। पांचवी है प्रकृति चित्रण, वो प्रकृति का बहुत ही अच्छी तरह से चित्रण किया करते थे। और 6वां वह है प्रबंध योजना। ये इनकी 6 प्रमुख काव्यगत विशेषताएं हैं तुलसीदास जी की, यही इनके काव्य के अंदर कहा गया। चलो आगे बात करते हैं 8वां अध्याय। कौन सा 8वां अध्याय? वो है 8वां अध्याय का नाम है सूरदास का काव्य। तो सबसे पहले सूरदास का जन्म जानते हैं। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी के अंदर सिही ग्राम के अंदर हुआ था। अलग अलग वैज्ञानिकों का, अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है। उनकी रचनाएं सूर सागर, सूर सरावरी, साहित्य लहरी, नागलीला, गोवर्धन लीला आदि। काव्यगत विशेषता क्या है? भक्ति भावना। सूरदास जी के अंदर सबसे पहली भावना है वो है भक्ति भावना। दूसरी है सूरदास के काव्य में भावुकता। जो भी गाते थे सूरदास, वो क्योंकि अंधे थे तो लिख सकते नहीं, जो अंदर से गाते थे उन्हें भावुकता आती थी। और जो उनके शिष्य थे वो उनका लेखन किया करते थे। तीसरा है भावुकता में वाग्देवता। और चौथा है श्रृंगार विज्ञान। 5वां है उत्कृष्ट गीतकार। 6 है वात्सल्य विज्ञान। और 7वां है प्रकृति चित्रण। अब उनकी कलागत विशेषताओं पर टिप्पणी करते हैं। उनकी भाषा। दूसरी है अलंकारों का संकलन प्रयोग किया है उन्होंने। और तीसरी है शैली। और चौथा है वो है उनके जो दोहों के थी उनके शिल्पी की भाषाएं। और जो 5वां वो है चंद। ये इसी के अंदर आपका ये संक्षेप पाठ पूरा हो जाता है 8वां सूरदास जी के बारे में। यही उनके मैन काव्य के अंदर किया गया है। दोस्तों काव्य का पर जान लो, काव्य का मतलब होता है की गई उनकी कृतियों के बारे में विशेषताएं। अब आपको मैं 2-4 ऐसी विशेषताएं बताता हूँ जो हर किसी के रूप में अगर किसी की भी विशेषता पूछ ले तो वो लिख दोगे तो 7 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें कम से कम 4 नंबर के तो 2-4 ऐसे लिखोगे तो मिल ही जाएगी। पहले क्या लिखना है आपको कि प्रस्तुत या इस या जिस किसी भी पहले नाम लिख देना, जैसे मीराबाई या रहीम, जिसकी भी इनकी रचना के अंदर मुख्य विशेषता यह है कि इन्होंने अलंकार और छंदों का एकदम मधुर्य भाव से वर्णन किया है, फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड है कि उन्होंने अनेक प्रकार के रस एवं श्रृंगार रस का उपयोग किया है। श्रृंगार रस का किस किस ने उपयोग किया उसके बारे में आपको लिखना है। और जो दास्य भाव की भक्ति किस किस की थी, और मित्रता भाव की जो भक्ति हैं वो किन किन के पास थी, इसके बारे में लिखना है। चलो 9वां अध्याय हमारा मीराबाई का काव्य है। मीराबाई का जन्म है वो 1498 ईस्वी कुर्की ग्राम पाली के अंदर हुआ था। और इनके पिता का नाम रतन सिंह था। ठीक है, और इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? नरसिंह मायरो, मीरा के पद, राग सोरठा के पद। उन्होंने श्रृंगार रस का मार्मिक चित्रण किया है। आगे बात करते हैं काव्यगत विशेषताएं। भक्ति भावना, माधुर्य व दास्य भाव की शक्ति भक्ति थी।
मतलब सबसे पहले उनकी काव्यगत विशेषताएं वो भक्ति भावना, श्री कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति भावनाएं थी और माधुर्य व दास्य भाव की उनकी भक्ति थी। दूसरी है वीर्य भावना और तीसरी है रहस्यवादी। 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि रहस्यवादी कवित्री का नाम लिखिए, तो आपको लिखना है मीराबाई। चौथा है गीति तत्व प्रत्ययनी। 5वां है भाषाशैली। अथय आत्मनिर्भरता, संक्षिप्तता, तीव्रता, संगीतकरता, भावनात्मक आदि उनकी काव्य रूप में विशेषताएं देखी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है हमारा 18वां, जो है रसखान का काव्य। कौन है रसखान का काव्य? इनका जन्म 1548 में दिल्ली के आसपास हुआ था और इनकी काव्यगत विशेषताएं कौन से है? रसखान ब्रज भाषा के कवि थे। उनका लेखन है जो आडंबर रहित है। तीसरे, उनके लेखन की भाषा सरल, सुबोध तथा आसानी से समझ में आने वाली है। चौथा है वो है वे लेखन में अलंकारों का प्रयोग भी करते थे। और सबसे पहले दोस्तों कोई डिस्टर्ब नहीं करते इसलिए फ्लाइट मोड पे डालते हैं। और 5वां है रचनाएं। सुरजान, रसखान व प्रेम वाटिका इनकी 2 प्रमुख रचनाएं। उनके गुरु कौन है? गोस्वामी विठलनाथ के द्वारा ये मुसलमान होते हुए भी उन्होंने कृष्ण भक्ति में लीन हो गए और उन्होंने ब्रज के अंदर अपना जीवन यापन करने लगे। और इनका मुख्य नाम है वो है सैयद अब्राहिम। ठीक है, चलो बात करते हैं अगला 11वां क्वेश्चन है रहीम का काव्य का पूरा नाम क्या है? मतलब रहीम का काव्य किसका? रहीम का काव्य। रहीमन मन का, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले तो गांठ पड़ जाए, वो रहीम। ठीक है, इनका मुख्य नाम पूरा नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। इनका जन्म है वो 17 दिसंबर 1556 ईस्वी के अंदर दिल्ली के अंदर हुआ था। उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? रहीम दोआवली, बरवे, नायिका के भेद, मदनायक, रास, पद्यावती, नगर, शोभा आदि। काव्यगत विशेषता क्या है? प्रमुख रूप से उनकी 2 काव्यगत विशेषताएं। रहीम का वर्णीय विषय और इन्होंने भक्ति, नीति, ज्ञान, वैराग्य संबंधित दोहे लिखे हैं, उनसे संबंधित है। और दूसरी है नीति पृथक दोहे। ठीक है, और तीसरी इन्होंने कृष्ण भक्तों के रूप में बहुत सारे इन्होंने दोहे संकलित किए। ये कृष्ण भक्त थे। ठीक है, और रहीम की भाषा शैली है वो बहुत ही अत्यंत मार्मिक चित्रण वाली है। अतः ब्रज व अवधी दोनों भाषाओं का समान रूप से अधिकार है इनका। और ये हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी भाषा के विद्वान भी थे। भाषा अत्यंत सरल एवं माधुर्य है और माधुर्य एवं प्रसाद गुण से इन्होंने युक्त हैं। ठीक है, ये हैं रहीम के काव्य की पूर्ण व्यवस्था। तो चलो दोस्तों, ये 11वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। और इसका जो खंड 4 जो कि रीतिकाल के कवियों के बारे में जानना चाहते हो तो अभी कमेंट करो। 10 बजे से पहले उसका भी वीडियो डाल दूंगा। और खंड 5 का वीडियो चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को दबाकर ऑल पर सेट करो और कम से कम अपने दोस्त 10 लोगों को इस वीडियो को शेयर करो। तो मैं आपको वो भी बता दूंगा। एक चीज़ और बता देता हूँ, 11 बजे से पहले आज नहीं सोना है, क्योंकि 11 बजे मैं आऊँगा आज लाइव। और जो आपके 1 अध्याय से लेके 15 अध्याय तक टोटल आपका सॉल्यूशन लाइव करवाने वाला हूँ। जिसने भी ये 1 घंटे का होगा 11 बजे से 12 बजे तक पूरा वीडियो देख लिया, वो कल की परीक्षा के अंदर 70 में से गारंटेड 50 नंबर प्लस वो लाएगा। और एक सुबह वीडियो देने वाला हूँ खंड 5 का, खंड 5 का, उसके अंदर से 10 नंबर आ जाएंगे। तो टोटल 70 में से 60 नंबर वे आपके, 70 में से 60 नंबर प्लस। जैसा कि आपको विश्वास के स्वरूप बता दूं, HI 02 का आपका पेपर हुआ था, उसमें से 70 में से 64 नंबर के सवाल है जो मेरे द्वारा बताए गए आए थे। तो मिलते हैं मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।